बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से ये मुतालबा दोहराया गया है कि 9 मई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने ये साजिश की उनको जब तक इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाएगा, मुल्क साजिशी लोगों के हाथों यरगुमाल बना रहेगा। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वाले लोगों का भी सलामी में जिक्र था और ये कहा गया कि बैरूनी अनासर इन लोगों की मदद कर रहे हैं जो अफवाज पाकिस्तान और अवाम के माबैन फासला पैदा करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा कि इमरान खान साहब ने जो वीडियो अपलोड की सुकूत ढाका के तनाजुर में, और जैसे उन्होंने मुल्क टूटने के हालात को आज के हालात से कंपेयर करने की कोशिश की उस वीडियो में, जब हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया कि FIA इसकी तहकीकात करेगा और इंक्वायरी करेगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस वीडियो से अपने आप को दूर कर रही है, अलग कर रही है। और आज मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से ऐसे बयानात सामने आए हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने ये वीडियो अपलोड नहीं की, वो खुद जेल में हैं और अपना सोशल मीडिया खुद नहीं चला रहे, और हर एक लफ्ज़ जो उनके अकाउंट से अपलोड होता है उसको नहीं देखा जा सकता। और साथ ही साथ अली मोहम्मद खान साहब ने यह बयान भी दिया कि आइंदा जो भी चीज़ अपलोड की जाएगी वो इमरान खान साहब से पूछ के और उनके अप्रूवल के बाद अपलोड की जाएगी। तो पहली बार हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरह की किसी चीज़ से अपने आप को दूर कर रही है। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल अपनी जारियाना सियासत में हमें कामयाब नज़र आती है, और जो 9 मई के केसेस हैं अब तक उनका फैसला नहीं हो सका। अफवाज पाकिस्तान को बार बार ये दोहराने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? ये कार्रवाई किसने करनी थी? PDM की गवर्नमेंट के बाद इंटरिम गवर्नमेंट आई और अब एक मुंतखब हुकूमत मुल्क में मौजूद है। अदलिया की जानिब से जिस तरह के रिलीफ मिल रहे हैं इमरान खान साहब को, उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अदलिया पे मुसलसल तनकीद कर रही है। कल राना असनाउल्लाह साहब ने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में बात करते हुए ये कहा कि अगर ये केसेस फौजी अदालतों में होते तो अब तक फैसले हो चुके होते और गुनहगारों को सजा मिल चुकी होती। आइए सुनते हैं पहले कि राना असनाउल्लाह साहब ने क्या कहा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, उसका मुतालबा जो है वो इस मुल्क के जो निज़ाम इंसाफ है उससे है। जो प्रोसिक्यूशन के डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं तो उन्हीं में जो है वो उलझे हुए हैं या उन्होंने उलझाया हुआ है निज़ाम को, तो उसका फैसला नहीं हो पा रहा। अगर आर्मी एक्ट के तहत प्रोसीड करते तो विद 30 या 60 डेज इनके फैसले हो जाते। इसके अलावा अगर हम बात करें मौजूदा सियासी सूरत हाल में, जहाँ पे मफाहमत का जिक्र हो रहा था, आज इसहाक डार साहब ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि वो लोग जो रियासत के खिलाफ खड़े हुए उनसे मफाहमत या मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो लोग 9 मई में मुलव्वस हैं उनके साथ मफाहमत नहीं हो सकती। तो मफाहमत का माहौल भी नहीं बन रहा। अदालतों में हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जजेस को काली भेड़ें कहने के मामले पे अदालत ने नोट लिया और उस पर हमने अटॉर्नी जनरल की जानिब से वजाहत देखी कि ये माजी के जजेस की बात हो रही थी। हुकूमत ना कोई कार्रवाई करती है। जजेस की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर हुकूमत को लगता है कि जजेस में कोई काली भेड़ें हैं तो वो उनके खिलाफ रेफरेंसेस लेकर अदालतों में आ जाए। तो ये जो मामला है ये आगे कैसे बढ़ेगा? जब तक 9 मई के मामलात किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, इमरान खान साहब को अदालतों से बज़ाहिर रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देता है। हुकूमत इमरान खान साहब के लिए नए केसेस तैयार करने के लिए पर तोल रही है, वफाकी हुकूमत भी और पंजाब हुकूमत भी। ये तासुर भी मजबूत होता है कि शायद इमरान खान साहब पर पहले जो बनाए गए केसेस थे वो कमज़ोर थे और सही तरीके से उन केसेस की पैरवी नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से अब नए केसेस बनाने की ज़रूरत पेश आ रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बानी PTI को ये मशवरा दिया है कि अगर वो कशीदगी कम करना चाहते हैं तो वो खामोश रहें। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब ये मशवरा मानते हैं या नहीं मानते। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जलसे की इजाज़त मांग रही थी उनको रबात में जलसा करने की इजाज़त मिली और हुकूमत ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दी है। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा करती है, ये किसी हद तक दुरुस्त नज़र आता है, क्योंकि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो किसी भी सियासी जमात को जब वो इज्तिमा करना चाहे अपना, तो वहाँ पर सिक्योरिटी फराहम करे। तो देखते हैं कि ये माहौल कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे बेहतरी की तरफ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो एक अदम इस्तेहकाम है सियासी, वो कम होता हुआ दिखाई नहीं देता। जब तक 9 मई का मामला, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी मामलात में उनके जितने भी मसाइल हैं वो हल नहीं होते, तब तक मुल्क इस बहरान का शिकार रहेगा। मेहमानों की तरफ जाने से पहले आइए जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं मलिक अहमद खान साहब, उन्होंने भी आज जजेस के हवाले से कुछ गुफ्तगू की है। आइए पहले वो सुनते हैं। होप रिमेन्स इन जस्टिस। और अगर इंसाफ ये है कि आज कुछ जज साहिबान सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनकी लाइकिंग है किसी के साथ और उनके लिए वो सॉफ्ट जजमेंट्स पास करें,
उनको वो दें, रिलीफ दें। 35 से ज्यादा फैसले एक मखसूस बेंच एक ही जमात के खिलाफ, तब आपको ये नैब नजर नहीं आती थी, तब ये हकूक नजर नहीं आते थे, तब ड्यू प्रोसेस नजर नहीं आता था। वो 4 साल तक दंदनाता रहा, वो 4 साल तक ज्यादती करता रहा, तब द होल बेंचेस वर साइलेंट। मेरे पे अब कुछ हदूदो कयूद हैं बतौर स्पीकर, मैं एक खास लाइन से आगे जा नहीं पा रहा, नहीं तो मैं सारा कच्चा चट्टा खोल के चला जाऊं। जी, स्पीकर पंजाब असेंबली की गुफ्तगू आपने सुनी। वो कह रहे हैं मेरे पे हदूदो कयूद है, वरना मैं सारा कट्टा चट्टा खोल के निकल जाता आपके सामने, जहां वो गुफ्तगू कर रहे थे। बहरहाल जी, मेहमानों की तरफ जाते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा में ज्वाइन कर रहे हैं, कानूनदान भी हैं और उनके वकील भी हैं। अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करना चाहूँगी। ये जो ट्विटर अकाउंट पे वीडियो डालने का मामला है, आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट एक बड़ा अहम ट्विटर अकाउंट है, तो कौन लोग चला रहे हैं ये ट्विटर अकाउंट? बहुत शुक्रिया, आपका मौका आपने दिया तफसीला। देखिए, खान साहब का ट्विटर अकाउंट जो है वो जेल के अंदर है, उनके पास जो है फ़ोन की एक्सेस नहीं है और ना ही वो खुद फ़ोन जो है यूज़ कर रहे हैं। हाँ, उनकी तरफ से कोई पैगाम आता है, कोई बात आती है तो वो ज़रूर जो है वो ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर की जाती है। अब आप जिस रिपोर्ट का हवाला देना चाहते हैं या जिस हवाले से बात करना चाहती हैं वो मुझे समझ आ गई, उसमें ये चीज़ मैं ऐड कर दूँ, उसके हवाले से जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रख दूँ ताकि आपकी बात, आपका सवाल जो है वो मज़ीद उसी के अंदर ही कंप्लीट हो जाए। देखिए, उन्होंने कहा है कि 1971 के अंदर जैसे पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया था, उसमें हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो है वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाई थी। उसको जिस तरह से उसका मैंडेट नहीं माना गया और मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम होना पड़ा, आज फिर वही रिपीट किया जा रहा है कि मुल्क के अंदर उसी तरह से एक जमात जीती है, उसको जो है वो फार्म 47 के तहत हराया गया, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती किया जा रहा है, घरों में लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, अगवा किया जाता है, नाइट मई का एक बनाकर उसके अंदर उसकी बर्दाश्त में। लेकिन नहीं, जो आपके बाकी मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान साहब और दीगर, बैरिस्टर गौहर साहब वगैरह, वो तो इसमें जो मवाद था इस वीडियो में, बिलखुसूस जो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू थी, उससे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने, अली मोहम्मद खान साहब ने BBC से बात करते हुए कहा कि नामुनासिब है वो गुफ्तगू जो उस वीडियो में है, और मैं उसको नामुनासिब ही कहूँगा। तो आपको नहीं लगता कि ये एक खामखा की कंट्रोवर्सी है? ये शायद आपके यहाँ कोई ऐसे अनासर हैं जो मामलात को सही नहीं करना चाहते? आज देखें, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये जो इस तरह की वीडियोस डालने का मकसद है वो कशीदगी को बढ़ाना है, अफवाज पाकिस्तान के और अवाम के दरमियान फासला पैदा करना है। ये आपने देखा फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया में भी ये लिखा हुआ था। देखिए, खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ हूँ, बल्कि आपने देखा होगा कि जब खान साहब दौर इक़्तिदार के अंदर हमेशा खान साहब ने पूरी दुनिया में जहाँ भी गए अपने फ़ौज की तारीफ़ की और फ़ौज का मोराल जो है वो बुलंद किया। लेकिन इस टाइम के ऊपर जिस तरह से लोगों को अगवा किया जाता है, जो जजेस को थ्रेट किया जा रहा है, जो फैसले लेने के लिए कमरों में जनाब वीडियो कैमरे लगाए जाते हैं, जैसे जो है वो जजेस को जाना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर, जैसे आज आपके सामने है कि सारी चीज़ें चल रही है मुल्क के अंदर, तो वो तो ये कहते हैं कि आइन के मुताबिक एक हर एक इदारे का एक रोल है, उस रोल के अंदर रहते हुए उसको परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन अगर एक इदारा जो है वो किसी और मामले में जाए, तो अगर पुलिस का काम है वो डॉक्टर नहीं बन सकता, डॉक्टर का काम है वो नाई नहीं बन सकता, नाई का काम है वो कोई और चीज़ नहीं बन सकता, तो इसी तरह से ये जो अब इस पे इमरान खान साहब जो हैं वो इसको ऑन करेंगे। PTI इस वीडियो को ऑन कर रही है क्योंकि FIA की टीम गई थी, अब दोबारा इस पे कार्रवाई की बात हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर आपके अपने लोग ये मान रहे हैं कि मवाद नामुनासिब था, साथ में ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब हर चीज़ नहीं देख सकते, यानी कि अपने आप को उससे अलग भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको ये कहना पड़ेगा ना कि या तो हमने नहीं की या अगर हुई है तो हमसे गलत हुई है, कुछ तो कहेंगे आप लोग। देखें, पहली बात तो ये है कि हमीदुर रहमान जो कमीशन है जो ना PTI ने बनाया था और वो ठीक हो गई बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं बना था। सबसे पहले तो मेरा ख्याल में उस जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट को गवर्नमेंट को क्यों नहीं आज तक उन्होंने जो है पब्लिक किया, आप भी पब्लिक करें। सबसे पहली बात तो ये है ना कि क्या उस वक्त जो है किसी का भी किरदार जो है वो किस तरह का था, और अगर उस वक्त किरदार किसी का उसकी वजह से मुल्क टूटा हो, तो अगर आज भी वही सूरत मुल्क के अंदर हो रही हो, तो मेरा ख्याल में कोई भी जी शऊर को जाकर रखने वाला हमेशा उस चीज को सपोर्ट करेगा। अच्छा चलें, इस तारीख की बहस में नहीं पड़ते। आपके अपने लोग ये मान रहे हैं कि शेख मुजीब जो हैं वो एक ऐसा किरदार नहीं है कि इमरान खान साहब को उनसे
कंपेयर किया जाए। और ज़ाहिर है तारीख के बहस में हम जाएंगे तो बात कहीं और चली जाएगी। अली गौहर बलोच साहब, ये जो सारा मामला है वीडियो अपलोड होने का, और आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इमरान खान साहब अगर चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं तो वो खामोश उनका रहना ज़्यादा मुनासिब है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपकी पंजाब हुकूमत भी कुछ तैयारी कर रही है इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ नए केसेस, तो आप देख रहे हैं बार बार अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि जब तक 9 मई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी मामला सही नहीं होंगे। ये कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? हुकूमत ने ज़ाहिर है ये मुकदमात चलाने थे, हुकूमत ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना था, तो ये PDM की गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी और आज की गवर्नमेंट है, किसकी जिम्मेदारी थी ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात ये है कि इस तरह से एक पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ मुहिम चलाई जा रही है। जिस तरह से कि ट्वीट में जो है वो आर्मी चीफ की तस्वीर को लगाया गया, फिर कंपैरिजन किया गया, और जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर 9 मई के वाक़यात हुए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये एक दहशतगर्दों का जत्था है और ये पाकिस्तान के निज़ाम को सोबताज करना चाहता है। ये कोई सियासत करने वाला, सियासत तो सिर्फ ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए करते हैं कि किसी न किसी तरह, ये भी इनकी एक चाल है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर बरजमान हो, और फिर उसी तरह जिस तरह से कि इन्होंने पिछले 4 साल में पाकिस्तान की मईशत का बुरकस निकाला, पाकिस्तान की सियासत में इंतशार फैलाया। 9 मई के वाक़यात के बाद तो इनके ऊपर मोहर सख्त हो गई, और उन्होंने कोई छुप के नहीं किया, अलल ऐलान किया। उसका मास्टरमाइंड कौन था, उसको लोगों को हदायत देने वाले कौन थे, और उन्होंने कोई। लेकिन अली साहब, अगर इतने सबूत हैं, इतने पक्के सबूत हैं, सामने है सारा कुछ, तो फिर तो फैसले हो जाने चाहिए थे। फैसले भी तो नहीं हो रहे ना, कुछ भी तो नहीं हुआ, बल्कि मुल्ज़मान बरी हो रहे हैं। इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिल रहा है, इसलिए आप लोग नए केसेस अब बनाना चाहते हैं। देखिए, बात ये है कि बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं से इन दहशतगर्दों को कहीं ना कहीं से सहूलतकारी ज़रूर मुयस्सर है। वो हमारे जाहिर है कि कोई ऐसा इदारा नहीं है, चाहे सियासत हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कोई और इदारा हो, FIA है, NAB है, हमारी और इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं, हर जगह पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे अनासिर ज़रूर मौजूद हैं जो इन दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं। और बिल्कुल ये हैरानगी वाली बात है, इन लोगों को तो अब तक अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए था, और जो लोग बेगुनाह हैं उनको बेगुनाह हो जाना चाहिए था। हम ये कहते हैं कि किसी बेगुनाह बंदे को सजा ना हो, लेकिन अगर ये सहूलतकारी रोकने में बासियत हुकूमत, बासियत हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, वो बासियत मतलब है जुडिशरी के और हमारे दीगर इदारों के, अगर हम इन जत्थों का अहाता ना कर पाए, अगर हम इन दहशतगर्दों का अहाता ना कर पाए कानून और आइन के मुताबिक, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता और भी नुकसान। आप कह रहे हैं कि अहाता ना कर पाए। हसन मुर्तजा साहब, अब जो कानून और आइन के मुताबिक तो जाहिर है जहाँ केसेस चल रहे हैं, अगर उन केसेस से रिलीफ मिलता है इमरान खान साहब को, तो फिर तो उसको मान लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप नए केसेस बनाने की कोशिश करें, और उससे तो ये तासुर जो है वो ज़रा मजबूत हो जाएगा कि आपने जो माजी में केसेस बनाए खान साहब पे, वो कमज़ोर केसेस थे, बदनीयती पर मबनी थे, या जल्दबाजी में उसके फैसले लिए गए। बहुत शुक्रिया जी। देखें, ऐसा नहीं होता कि जल्दबाजी में या कोई मुकदमात जो है वो सोच समझ के या प्लानिंग के साथ तो नहीं बनाए जाते। एक क्राइम कमिट होता है, उस पे आपके मुकदमात कायम होते हैं, आपकी जो FIR है वो दर्ज होती है, फिर उसके शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं। अदालतों ने उन मौजूदा शवाहिद की बुनियाद पर फैसले देने होते हैं जो इस्तगासा उन्हें प्रोवाइड करता है। अब वो कमज़ोर हैं या उनका वो ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी मुकदमे में बेगुनाह हो रहा है तो वो वैसे भी बेगुनाह हो। अगर एक आदमी के खिलाफ शवाहिद नहीं मिलते और वो उसने क्राइम किया होता है तो अदालत ने तो उसको भी बरी कर देना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि
عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ حتمی ہونے چاہیے, ان پہ یقین رکھنا چاہیے. اگر ہمارا عدالتی نظام سے بھی پہلے ہی اعتماد تو اتنا نہیں ہے, لیکن اگر یہ جو بچا کھچا ہے یہ بھی چلا گیا تو پھر تو ہم انارکی کی طرف چلے جائیں گے. آج اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ کہا کہ جو ان کے فیورٹس ہیں اس کے حوالے سے ججز جو ہیں وہ بڑے سافٹ کارنرز رکھتے ہیں اور فیوریبل فیصلے دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کل بھی آپ نے دیکھا کہ ججز نے اس بات پہ کافی سخت نوٹس لیا کہ وزیر اعظم نے کالی بھیڑوں کا لفظ استعمال کیا ہے. تو ظاہر ہے جوڈیشری جو ہے وہ بھی کیسے سارے معاملے میں آپ کو نظر آ رہی ہے, اور کیا یہ عدالتوں میں معاملات طے ہونے یا سیاسی ایوانوں میں طے ہونے, کیونکہ ایک طرف تو مفاہمت اور گفتگو کی بات بھی ہو رہی تھی. نہیں, عدالتی جو معاملات ہیں وہ تو عدالتوں میں ہی طے ہوں گے نا, وہ ایوانوں میں تھوڑی ہوں گے. ایوانوں کے اندر تو بات ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی محتاط انداز میں ہونی چاہیے. عدلیہ پہ اس طرح کے کالی بھیڑیں اور اس قسم کا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. جہاں تک نئے مقدمات کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں اگر کسی کا کوئی حقیقت سے تعلق ہے ضرور ہونا چاہیے, وگرنہ یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے. کیا آپ سیاسی مقدمات بنائیں؟ اچھا ذرا میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی, جو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈلر ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سے چلایا جا رہا ہے. تو کچھ اس حوالے سے بھی نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے پوچھتے ہیں اور باقی لوگوں سے کہ آخر اتنے بڑے لیڈر کا اتنا اہم ٹویٹر اکاؤنٹ وہاں سے کیوں چلایا جا رہا ہے, کچھ اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب جلدی سے یہ بھی بتا دیجئے کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈلر امریکہ سے کیوں آپریٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ٹویٹر ہینڈل کی اگر بات کی جائے نا تو ٹویٹر ہینڈل کوئی ٹویٹ جو ہے اس کے لیے کوئی بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں اگر لاہور بیٹھا ہوں, میں ادھر سے لاگ ان کر سکتا ہوں. پاسورڈ یا آپ نے دینا ہوتا ہے نا, یا آپ یو کے بیٹھے ہیں یا امریکہ بیٹھے ہیں, کسی جگہ کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا. اور سیکنڈ میں نا اس حوالے سے جو گور صاحب نے بات کی ہے نا 9 مئی کے حوالے سے کہ جی 9 مئی اور دہشت گرد, دیکھیں کرنا ایک بندے کی اسٹرگل جو ہے اس ملک کے لیے, جس نے پوری زندگی اپنی جو ہے اس زندگی میں ایک جلسے میں کبھی آج تک دولہ نہیں ٹوٹا, کبھی آج تک طرح سے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں ہے, اور اس کے اوپر آپ کہہ دیں کہ جناب یہ 9 مئی والے ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, ان کا کام یہ ہے اور یہ کرتے ہیں, تو یہ ایک نامناسب بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک معاملہ عدالت کے اندر زیر التوا ہے. اب اگر عدالت کی بات کریں تو عدالت میں جب بھی کیس جاتا ہے, میں خود کل 2 کیسز میں خان صاحب کو بری کروایا 9 مئی کے کیسز میں, وہ اس بات کے اوپر بری ہوئے ہیں کہ کوئی ایویڈنس پروسیکیوشن پیش ہی نہیں کر پائی, کوئی آڈیو کوئی ویڈیو. جو کہتے تھے کہ وہ ایک پیچھے سے پلانر ہیں, وہ زوم کے اوپر میٹنگ ہوئی, زوم کا کوئی ریکارڈ, کوئی چیز ایویڈنس میں پیش ہی نہیں کر. اس بنیاد کے اوپر عدالت نے ان کو باعزت جو ہے 2 کیسز میں کل بری کیا, اس سے پہلے بھی ایک کیس میں بری ہوئی. لیکن 9 مئی ہوا ہے, کہا جاتا تھا کہ ناقابل تردید شواہد ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں آج تک بنایا گیا؟ 25 مئی 2023 سے لے کر آج تک 1 سال اور 5 دن 6 دن ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک نہیں بنایا گیا. ہم کیوں کہتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ انڈیپینڈنٹ ایک جوڈیشل کمیشن ہو جس میں ہمیں بھی سنا جائے, ہم بھی اپنے شواہد دیں کہ کیسے لوگوں کو اکسایا جا رہا تھا, کیسے پہلے سے آگ لگی ہوئی تھی, کیسے شیشے پہلے سے توڑے گئے تھے, کیونکہ ایک لندن پلان بنایا گیا تھا جس کے تحت ایگزیکیوشن کر کے خان صاحب کو اندر ڈالنا تھا. خان صاحب کے پاس ایک بہت جو ہے, کیونکہ لوگ مطلب آپ کو لگتا ہے نہیں اتنا آپ نے رزلٹ دیکھ لیا کہ ایک 2/3 میجورٹی سے جیتتی ہوئی جماعت کو جس طرح فارم 47 کے تحت ہرایا, اور انوار کاکڑ کا ایڈمیشن کہ جناب اگر آپ بات کریں گے میرے سکینڈل کی, گندم سکینڈل کی, یعنی کہ وہ کرپشن کی آپ بات نہ کریں تو پھر میں فارم 47 کی بات کروں گا. تو ایسی علی گور بلوچ صاحب یہ معاملہ تو پھر وہیں پہ آ کے اٹک جائے گا, کیونکہ پی ٹی آئی دوبارہ اسی بات پہ آ گئی ہے کہ یہ سازش تھی اور یہ ایک ان کے خلاف سازش بنی گئی ہے 9 مئی کی. تو آپ جوڈیشل کمیشن بنوا دیں علی گور بلوچ صاحب, کیوں نہیں بنواتے؟ حکومت کیوں نہیں کہتی کہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے, انکوائری کروائیں؟ تنزیلہ صاحبہ, میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک ملک میں اتنا بڑا دن دہاڑے ایک واقعہ پیش آیا ہے, ملک کے اوپر ایک ملکی تنصیبات کے اوپر شب خون مارا گیا, پاکستان کا وہ ریڈیو اسٹیشن جو کہ پشاور کا ہے جہاں سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا, اس کو جلایا گیا. پاکستان کے موٹر ویز کو آگ لگا دی گئی, شہداء کے مجسموں کو توڑ پھوڑ دیا گیا, سرگوتھا اور میاں والی کی جو ہماری اہم تنصیبات تھی ان کو اڑا دیا گیا. تو
ان واقعات کے بعد اگر آپ ایک کمیشن بنا دیں، دہشت گردی کے واقعات کمیشنوں کے اندر نہیں عدالتوں کے اندر چلا کرتے ہیں، اور ان واقعات کے فیصلے بھی ججی بھی کر رہے ہیں نا. اور دنیا میں جہاں کہیں بھی فوجی تنصیبات کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو وہ فوجی عدالتوں میں بے شمار ممالک ہیں جن کے فوجی عدالتوں میں کیسز چلتے ہیں، اور فوجی جو کہ لا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. اور دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ تقریباً 1 سال کے قریب یا اس سے کم و بیش کوئی عرصہ ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر اسٹے آرڈر دے دیا گیا اور وہ کیس بھی نہیں چل پا رہا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ جو ملک اور جس ملک کی ریاست اتنی بے بس ہو جائے کہ وہ دہشت گردوں کے کیس کا ٹرائل نہ کر سکے اور ان کو منطقی انجام تک نہ پہنچا سکے، تو وہاں پر اس ملک کے اندر پھر دہشت گردوں کے حوصلے اگر ٹرائل میں کسی کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ مطلب کہیں نہ کہیں تو یہ آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے کہ کس نے 9 مئی کیا، 9 مئی میں کون ملوث تھا؟ نہیں لوگ ڈھونڈے بھی جا چکے ہیں، لوگ کافی حد تک پکڑے بھی جا چکے ہیں، لوگ آئیڈینٹیفائی بھی ہیں. 1 سال تقریباً ہو چکا ہے یا 1 سال سے کم عرصہ اسٹے آرڈر ہوا ہے، میں نے عرض کیا. تو اگر وہ اسٹے آرڈر ہٹے گا تو ظاہر فوجی عدالتیں کیس چلائیں گے. اگر آپ کیس کی ہیئرنگ ہی روک دیں گے تو پھر ان کیسوں کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ پھر کوئی گنہگار اور بے گناہ پھر کیسے ہوگا؟ یہ سہولت کاری کا یہ بھی ایک طریقہ ہے نا. تو پھر حوصلے بلند ہوں گے تو غلط ٹویٹس بھی ہوں گی، امریکہ سے ٹویٹر وہ ہینڈلز بھی کیے جائیں گے، پھر KPK کے وزیر اعلیٰ دہشت گردی والی زبان بھی استعمال کریں گے، دھمکیاں بھی وفاق کو لگائیں گے. اگر یہ تمام کیسز، ہم یہ نہیں کہتے کسی بے گناہ کو سزا ملے، ہم یہ کہتے ہیں جو گنہگار ہیں ان کو جلد از جلد سزا ملے تاکہ وہ نشان عبرت بنے، اور اس کا سہولت کار، اس کا ماسٹر مائنڈ، اس کو لوگوں یا تو بالکل اوپن ویڈیو دیں کہ کون کہہ رہا ہے کہ کس جگہ پر حملہ کرو، کون کہہ رہا ہے GHQ کی طرف جاؤ، کون کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فوجی عدالتوں میں ہوتے، وہی بات جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کی، تو اب تک یہ معاملہ نمٹ چکا ہوتا. جو دوسرا معاملہ ہے حسن مرتضیٰ صاحب، پاکستان تحریک انصاف جلسے کی اجازت مانگ رہی تھی اسلام آباد میں، روات میں جا کے ان کو جلسے کی اجازت دی جاتی ہے، ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی سیکیورٹی کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف خود ہے. اب اگر آپ نے معاملات کو صحیح کرنا ہو، اگر آپ نے سیاسی کشیدگی کم کرنی ہو، تو پھر کیا حکومت کو اس طرح کا رویہ روا رکھنا چاہیے؟ قطعاً نہیں جی، حکومت تو ویسے بھی اس میں لچک ہونی چاہیے، اور اپوزیشن جو ہے یہ جلسے کرتی رہتی ہے، لیکن چیزیں دیکھیں مختلف ہیں تھوڑے سے حالات. تحریک انصاف نے جب بھی جلسے کیے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ توڑ پھوڑ بھی کی ہے. یہ اسلام آباد بی چوک کے اندر ایک دفعہ ان کو اجازت دی گئی، اور وہ کس طریقے سے آئے، کیا انہوں نے توڑ پھوڑ کی. جب ان کا دھرنا رہا تو اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے PTV پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی پریزیڈنسی کی طرف بڑھ رہے ہیں، کبھی پرائم منسٹر ہاؤس پہ، کبھی پارلیمان کے اوپر شلواریں سکنے ڈالی ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور وہ ان کو سامنے رکھ کے سارے فیصلے بھی ہوتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے اگر بطور جماعت تو کسی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے. ہر سیاسی جماعت کو جلسوں کی بھی اجازت ہونی چاہیے، اپنی بات کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے. سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا رویہ جو ہے وہ تھوڑا سا سیاسی جماعتوں والا رکھیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، اچھا نہیں لگ رہا تھا جب علی گور صاحب کہہ رہے تھے کہ دہشت گرد، تو پھر فرق کوئی نہیں بچتا تحریک انصاف میں اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں کہ وہ بھی بغیر ثبوت کے چور ڈاکو کہا کرتے تھے، اور اب پھر وہی طریقہ جو ہے وہ اگر دوسری جانب سے بھی اپنایا جائے تو مناسب نہیں ہے. ہمیں اپنے لفظوں کا چناؤ بہتر کرنا چاہیے، ہمارے ٹاکنگ ٹرمز ہونے چاہیے، ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. یہ کیسی اپوزیشن اور حکومت ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے بات تک نہیں کر سکتے، تو کیسے بات چیت ہوگی؟ یہ اچھا، اب اس میں ایک دیوار ہے، اور وہ دیوار ہے 9 مئی، جس پہ ہم بات بھی کریں. ایک بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کا بیان میں نے ابھی یہاں پہ کوٹ کیا تھا. آج انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے سامنے 126 دن کا دھرنا تھا وہ بھی مذاکرات سے اٹھایا گیا تھا، لیکن جو ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا، جو GHQ جناح ہاؤس اور تنصیبات پر حملہ کرے گا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں، ایسے لوگوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے. بریک کے بعد جناب دیکھتے ہیں کہ اگر مذاکرات نہیں کرنے
तो तय कर लेना कि इनसे नहीं होंगे और इनसे होंगे, कैसे होंगे, बात आगे बढ़ाएं ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी हसन मुर्तज़ा साहब, आप कह रहे थे कि मुनासिब रवैया नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं करते, लेकिन अब ये जो इफ़ है और बट है ये बड़ा संगीन है। जब 9 मई बीच में आ जाता है, एक तरफ अफवाज पाकिस्तान है जो बार बार ये तकाजा कर रही हैं, मुतालबा कर रही हैं कि जब तक आप नहीं किसी को कटहरे में लाएंगे, इंसाफ नहीं करेंगे, तो जाहिर है ये एक ऐसा प्रेसिडेंट तो नहीं हम बना सकते कि कल किसी भी ग्रोह को, किसी भी जमात को, किसी भी चंद अफराद को कोई मसला हो, कोई शिकायत हो तो वो जाके फौजी तनसीबात पे हमला करना शुरू हो जाए। देखिए, ये तो एक हकीकत है कि 9 मई को जो हमले हुए वो हुए। ये एक अलग चीज है कि उसको अब कोई मानता है, कोई नहीं मानता कि हमने वो किया है, नहीं तो जुडिशल कमीशन बनवा देना हुकूमत, आप पीपल्स पार्टी कोशिश नहीं करेगी कि बनवा दें? मेरी अर्ज सुन ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा कोशिश की है, तहरीक इंसाफ की तरफ भी हाथ बढ़ाया है कि आओ बैठो बातचीत करें, लेकिन वो अपने उस नैरेटिव से हटने को तैयार ही नहीं है। वो अब कल तक मौलाना साहब के साथ क्या रवैया था, आज मौलाना साहब उनके पास चले गए तो उनका रवैया बिल्कुल उनके साथ और हो गया है और दूसरों के साथ और है। हकीकत ये नहीं है जो वो भी कह रहे हैं, और ये भी एक हकीकत है कि जो 9 मई है उसको कोई नहीं जुटला सकता। वो 9 मई हुआ है, उस पे अपनी फर्स्ट ईयर लीडरशिप से लेके नीचे तक के जो बयानात थे वो सारों के सामने हैं। क्या खान साहब ने उस दिन कोर्ट जाते हुए बयान नहीं दिया कि अगर मुझे गिरफ्तार करते हैं तो ये कर दें, वो कर दें? उनकी ऑडियो वीडियो मौजूद नहीं है क्या? उसके अलावा दीगर जो उनके सारे कायदीन हैं उनका बयानात जो हैं वो वीडियो पैगाम मौजूद नहीं है? ये सारा कुछ मौजूद है, लेकिन उस चीज को अब हमें किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। इदारों ने भी अपनी प्रेस्टीज और अपनी वो इज्जत का मामला बनाया हुआ है, दूसरी तरफ से भी कोई लचक नहीं है, हुकूमत भी कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रही, तो फिर ये फसाद तो रहेगा। ठीक है, ठीक है, नहीं पंजोता साहब, कैसे ये मामलात आगे बढ़ेंगे जनाब? आप की जमात मुसलसल एक ही बात पे है कि हमारी तो कोई गलती है ही नहीं। आप खुद वकील हैं, आपको पता है कि इंस्टिगेट करना, वायलेंस के लिए तशद्दुद पे उकसाना, किसी को ये कहना कि बार बार उकसाया तो गया, 1 साल बयानिया बनाया गया कि सब कुछ जो भी हुआ, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खुद छोड़ी, पंजाब की हुकूमत खुद छोड़ी, असेंबली से खुद बाहर निकले खान साहब, सारे सियासी फैसलों का मलबा भी फौज पे डाला कि सब जनरल बाजवा की वजह से हुआ, सब कुछ उन्होंने किया। अभी दोबारा भी कहा उन्होंने मेहदी हसन साहब को इंटरव्यू देते हुए। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, और 9 मई के हवाले से भी बात हो रही थी। देखें, पहली बात तो ये है कि हम हमेशा ये मुतालबा करते हैं कि CCTV फुटेजेस जो हैं वो क्यों चुराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कहा गया उस वक्त की इंक्वायरी की जाएगी, मुझे भी जख्मी किया गया, मारा गया, तमाम वकला को, खान साहब को जैसे पकड़ कर ले गए, घसीटते हुए लेकर गए, उसके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट की गई और उसके बाद उस इंक्वायरी को बंद कर दिया गया। इसी तरह कोर कमांडर हाउस की CCTV फुटेजेस किधर गई हैं? वो क्यों नहीं मंजर आम पर लाई जाती हैं और क्यों नहीं निशानदेही की जा रही, कौम के सामने रखी जाए कि कैसे कौन क्या कर रहा है और कैसे पहले शीशे टूटे हैं, उसके अंदर रोल किसका है, कैसे एक जमात को उसके ऊपर कैसे क्रैक डाउन किया गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जी, 50 बंदा PTI का है जी, वो कोर कमांडर हाउस चला गया है, आपने पूरे पाकिस्तान को जेल बना देना। आज मीडिया के ऊपर पाबंदी है, आज एक लेटर नोटिफिकेशन निकलता है, पैमरा निकालता है कि आप कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं दिखाएंगे, आज इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती, आज उनकी तकरीर नहीं चल सकती, आज उनका बयान नहीं चल सकता, आज सहाफियों को उठाया जा रहा है, आज वर्कर्स को उठाया जा रहा है, आज अगवा किए जाते हैं और फिर वो किसी प्रेस क्लब में बरामद होते हैं। अगर वो कहते हैं कि हम PTI से लातलकी का इजहार करते हैं तो फिर वो खुल जा सिम की तरह तमाम दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं और वो दूध के धुले होते हैं। 9 मई भी उनके ऊपर खत्म हो जाता है। और तमाम लीडरान की जो बात कर रहे हैं और खान साहब के बयान की जो बात करें, आपने देखा होगा लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वो किस तरह से कह रही हैं कि कोई भी अंदर ना जाए। आपने इमरान खान की स्टेटमेंट भी देखी वो पहले वो भी बयान है ना, नहीं हैदर, जहाँ पे कह रहे थे कि जाएं, काम करेगा तो वो लीडर हैं। ठीक है, देखें, एक जमात के लीडर हैं, अगर गैर कानूनी तौर पर अगवा करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, वो बेल के लिए आए थे, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या उनकी जमात के वर्कर, ठीक है, अली गौर बलोच साहब जांच किया, जिन्होंने गिरफ्तार किया उनके सामने वो गए पुलिस वाले करते। अली गौर बलोच साहब, अब आप लोगों की हुकूमत है, अफवाज पाकिस्तान चाहती हैं कि कार्रवाई हो, आप लोगों की हुकूमत इस पे क्या, जाहिर है हुकूमत के थ्रू ही होगी ना, अफवाज पाकिस्तान खुद तो कार्रवाई कर नहीं सकती। अदलिया के साथ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, तो कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे?
آج ابھی آپ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بیان سنا، بڑی انہوں نے بھی سخت بات کی ہے اور کالی بھیڑیں پہلے ہی وزیر اعظم صاحب کہہ گئے ہیں، پھر اپنی بات پہ رکتے بھی نہیں ہیں آپ لوگ. جو ججز کہہ رہے ہیں کہ اگر مسئلہ ہے تو ہمارے خلاف ریفرنس لے کے آئیں، تو آپ لوگ مطلب کریں نا کچھ کارروائی، کوئی معاملہ کوئی ادھر ادھر کوئی آدھا تیتر آدھا بٹیر تو چلائیں نا معاملہ اس طرح سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم مطلب کالی بھیڑوں کا اشارہ ہر ادارے میں بیٹھے ہوئے، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ ہر ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ، چاہے وہ پالیٹکس میں ہیں، چاہے وہ عدلیہ میں ہیں، چاہے وہ دیگر اداروں میں ہیں، چاہے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کی سہولت کاری ہوتی ہے. میں آپ کو یاد کراؤں گا وہ دن، آپ کو یاد ہوگا جب ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی پیشی تھی، انہوں نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا تھا. یہ غالباً 9 مئی سے کچھ دن پہلے کی واقعات تھی، اور اس میں انہوں نے کھلی دھمکی لگائی تھی. وہ کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات تو نہیں تھی. انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کہ میں تیاری کے ساتھ جا رہا ہوں، تم اور وہ کہتے تھے کہ مجھے گرفتار کرو گے تو پھر ملک میں یہ کچھ ہوگا. اور اس گرفتاری کے بعد عدالت میں بیٹھ کر بھی انہوں نے یہی کہا. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. اور پھر اس کے بعد ان کی پارٹی کے جو لوگ بھیجنے والے ان کی آڈیو اور ویڈیو سامنے آ چکی ہیں. جو کور کمانڈر ہاؤس کو توڑنے والے ہیں ان کی آڈیو ویڈیو جو ہے وہ ساری سامنے آ چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان لوگوں کو، ظاہر ہے عدلیہ سے بہت زیادہ توقعات ہے پاکستان کی عوام کو، اور ان کا جارحانہ سٹائل پاکستان کی ریاست کے خلاف، چاہے وہ ٹویٹس کے ذریعے، چاہے وہ بیانات کے ذریعے، چاہے وہ انٹرویوز کے ذریعے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے جب قانون کا شکنجہ نہیں پڑ سکے گا، جب گڈ ٹو سی یو کہنے والے، جب ریمانڈ کے اندر چھوڑنے والے، وہ بھی تو ججز تھے نا، تو وہ چھوڑا نہیں گیا تھا. اسی کو تو سہولت کاری کہا جاتا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ہم محب وطن سمجھتے ہیں، عدلیہ کے لوگ بھی محب وطن ہیں. لیکن اور ایک بات جو آپ نے کی ہے اور ایون کی جاتی ہے کہ جو لوگ مطلب ہے کہ ویڈیو بیان دیے چھوڑ دیے گئے، میں تو بالکل یہ کہتا ہوں ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے کہ بالکل ویڈیو بیان کے اوپر معافی نہیں ملنی چاہیے. جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہے، اگر ان کو ویڈیو بیان کے اوپر معافیاں ملیں گی تو اداروں کی طرف بھی اٹھیں گی، تمام اداروں کی طرف اٹھیں گی. میں تو نہیں، میں 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہے، اس کے کسی آڈیو ویڈیو بیان کے اوپر بھی اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے. یہی وجہ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب. آپ کہتے ہیں آپ کی بات آگئی جی. نعیم حیدر پنجوتا صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب، گفتگو سنی آپ نے مہمانوں کی. جناب، جب تک 9 مئی کا معاملہ کسی طرف لگتا نہیں کسی منطقی انجام کو نہیں پہنچتا، اور افواج پاکستان جو بار بار مطالبہ کر رہی ہیں، اگر اس پیرائی میں بھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو شاید پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ اسی طرح عدم استحکام کا شکار رہے گا. آج کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.